नमस्ते दोस्तों, भारत स्पीक्स विद टीम न्यूज़ आवर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अमित भाटिया और आज का जो विषय है बहुत गंभीर और बहुत अ, दिल से जुड़ा हुआ विषय है नारकोटिक्स अब्यूज़ इन पंजाब। पंजाब में वो आज नशे की गिरफ्त में है। आज से नहीं आई थिंक पिछले कुछ 20 साल हो गए हैं ये चीज़ होते हुए। क्या सिचुएशन है हम हमारे साथ आज जुड़े हैं उसके वो डिस्कस करने के लिए जगमोहन सिंह राजू जी। जगमोहन जी एक आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के सोशल सर्विस में आए हैं और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ हमारी टीम में से भूपिंदर जी भी हैं और इंडियन डीवा जी भी। तो इसको एक इंटरैक्टिव वे में हम डिस्कस करेंगे। आपका बहुत-बहुत स्वागत है जगमोहन जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अमर जी। वंस अगेन आपने मौका दिया आपसे रूबरू होने का। थैंक यू सर। तो आज का जो इफ वी स्टार्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या हुआ पंजाब की धरती जो मानी जाती थी वो एक बहुत ही खुशहाल मतलब स्ट्रॉन्ग लोग माने जाते हैं वहाँ से फिजिकली वेल्दी हेल्दी और हार्ड वर्किंग पीपल। ऐसा क्या हुआ कि इतना ज्यादा नशे के गिरफ्त में आ गया है पंजाब आज की डेट में? अगर इस पे हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड दें तो सर बहुत अच्छा रहेगा हमारे ऑडियंस के लिए। तो अमित जी, जिस मुद्दे पे हम सब चर्चा करने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक दास्तां है गजब पंजाब की अजब दास्तां। और अंग्रेजी में अक्सर कहते हैं रैग्स टू रिचेस स्टोरी, कहते हैं कि रैग्स टू रिचेस, गरीबी से अमीरी की तरफ जाना। और हमारी जो दास्तां है वो somehow it is riches to rags, just symbolically as a idiom मैं जो कह रहा हूँ। और ये जो दास्तां है हमारी रैग्स टू रिचेस की, इसमें ड्रग्स का एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है। और आपने ये मुझे कहा है कि थोड़ा सा इसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए कि ये दास्तां बनी कैसे। जी सर। वो पंजाब जो 5 नदियों का, पंजाब 5 रिवर्स का बड़ा ही खुशहाल एरिया, जोग्राफिकल एरिया माना जाता था, जिस पे सबसे ज्यादा इन्वेजन हुए। और इन्वेजन इसी कारण हुए कि जी ये बहुत उपजाऊ और बड़ा प्रॉस्परस स्टेट था, आज से नहीं हजारों सालों से। तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट अगर अमित जी आप दें तो थोड़ा इसका पूरा एक आउटलाइन आपको प्रेजेंट करना चाहूंगा। श्योर सर। कि देखिए, जब 1947 में पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन हुआ इंडिपेंडेंस के टाइम 1947 में, तो सबसे जो एक एरिया जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया, सबसे ज्यादा सफरिंग्स हुई, सबसे ज्यादा कष्ट हुआ, सबसे ज्यादा लोगों की मौतें हुई, फैमिलीज अलग हुई, वो पंजाब था, जिसका कुछ हिस्सा अब हम वेस्ट पंजाब में कहते हैं और हमारा इंडिया का पंजाब। और जब पार्टीशन हुआ तो अमित जी, जो अब का पंजाब इंडिया में है, ये इतना फ्लरिश्ड या प्रॉस्परस या एडवांस्ड या डेवलप्ड नहीं था। वो जो वेस्ट पंजाब रह गया पाकिस्तान के साइड, उस पर ज्यादा एग्रीकल्चर और प्रॉस्पेरिटी थी। लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि 1947 से ये मेहनत करते हुए, और जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसको हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने बहुत मेहनत की। तो अप टू 1980
Punjab was number 1 in terms of the GDP. और 2001 मतलब 20 साल बाद भी it was among the first 3 in the country in the GDP. लेकिन अगर आप 2021 देखें तो हमारी जो जीडीपी की इकोनॉमी साइज है पंजाब का वो 16th या 17th 15 16 17th उसमें रेंज करता है। अगर आप पर कैपिटा की बात करें तो 1993 से लेके रफली 2000 तक पंजाब में जो पर कैपिटा थी वो भी पंजाब की सबसे अमंग द हाईएस्ट मानी जाती थी। और 2021 में अब ये 16, 17, 15 पोजीशन पे पंजाब आ गया है, ये पर कैपिटा इनकम और जीडीपी के हिसाब से। इसके कारण क्या है? पहले तो बिकॉज मैं ये बताना चाहूंगा कि ड्रग्स कैसे आई हैं, तो मैं सबसे पहले ये बात आपका ध्यान लेके जा रहा हूं कि हमारी इकोनॉमी स्क्वीज हो गया, हमारा पर कैपिटा इनकम छोटे होने लगी और ये दरवाजा धीरे धीरे खोलेगी ड्रग्स के, जिसपे मैं आऊंगा अभी आपके। और इसमें जैसे मैंने बताया कि इस प्रॉस्पेरिटी में, इस डेवलपमेंट में, इस इकोनॉमिक रिवाइवल में पंजाब की जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति थी उसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हाथ था। और एग्रीकल्चर बड़े सालों तक 1971 से लेकर 1986 तक जो पंजाब की एग्रीकल्चर थी विच वाज इरिगेटेड एग्रीकल्चर, ये तकरीबन डबल द नेशनल एवरेज, उससे ज्यादा तेज चलती थी। 5% से ज्यादा ग्रोथ थी एग्रीकल्चर की पंजाब में और 2.5% तकरीबन एवरेज, नेशनल एवरेज हुआ करती थी। लेकिन अगर अब आप पिछले 10 सालों में देखें तो हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ पंजाब की है वो अराउंड 1.5 1.6 हो गया है, और अगर आप नेशनल एवरेज देखें तो वो 3.5 हो गया है। तो जो हमारी मेन स्टे थी एग्रीकल्चर इकोनॉमी में, उसमें बहुत बड़ा धक्का लगा और अब ये स्टैग्नेट हो चुकी है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी हैज बिकम स्टैग्नेट। नाउ लेट्स कम टू द इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, और वो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि 1947 में केवल 2300, 2500, 2500 इंडस्ट्री थी पंजाब में 1947 में। 1955 तक ये 55,000 हो गई। दैट वाज अ रिमार्केबल प्रोग्रेस। और अगर आप देखें कि 85 और 90 तक जब मिलिटेंसी भी थी, तब भी हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो 10.75% थी। तो जो हम कहते हैं कि एकदम धक्का लगा मिलिटेंसी का, उसको भी बर्दाश्त किया, टॉलरेट किया, ऑब्जॉर्ब किया, और 10.75 तक हमारी ग्रोथ चल रही थी इंडस्ट्री की, जो कि 2015-16 में अब केवल 6% ग्रोथ रह गई है। वेरएज इंडिया वाज की बाकी एवरेज है वो कहीं इससे ज्यादा है। और इसका जो इंडस्ट्री का कारण क्या है कि कम क्यों हो गई, तो आपको याद हो कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए इंडिया में, और जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो कुछ स्टेट्स ऐसी थी जैसे कि साउथ इंडियन स्टेट्स देखें, कर्नाटका का, तमिलनाडु का, टू सम एक्सटेंट आंध्रा, फिर आप महाराष्ट्र का मुंबई एरिया, पुणे देख लें या गुजरात देख लें, जहां पर आगे ही एजुकेशनल सिस्टम कुछ ठीक था, जहां इंजीनियर्स ज्यादा थे, जहां बाकी लिटरेसी लेवल्स हायर थे। तो 1991 का रिफॉर्म्स जो आया तो उन स्टेट्स में सबसे ज्यादा फायदा हुआ एकदम से। दे टुक द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दिस डीरेगुलेशन, डी लाइसेंसिंग। पंजाब में एक बहुत अजीब बात हुई, पंजाब में पॉलिटिशियन ही इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया। 1991 की जो रिफॉर्म्स हुए, पंजाब का पॉलिटिशियन ही इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया। तो सारा जो इंडस्ट्री का मोनोपोली थी वो पॉलिटिशियन ने ले लिया, और उसका ये रिजल्ट निकला कि जो हम हौजरी में, जो हम मेटल्स में, बाइसिकल में, स्पोर्ट्स में, हैंडीक्राफ्ट्स में
कई ऐसी इंडस्ट्री में पंजाब बहुत अच्छा था। उसने ये देखा कि ये तो भी स्कोप ही नहीं है, सब पॉलिटिशियन ही लेके जा रहे हैं सब, तो इंडस्ट्री धीरे धीरे बाकी स्टेट्स में चलेगी, हरियाणा में चलेगी, हिमाचल में चलेगी। और सर्विस सेक्टर अगर लें पंजाब में तो इसका कोई ज्यादा है ही नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एग्रीकल्चर स्टेगनेंट हो गया, इंडस्ट्री पॉलिटिशियन के पास चली गई और सर्विस सेक्टर ग्रो हुआ नहीं। एज अ रिजल्ट ये भी हुआ कि पंजाब की सरकार जो थी वो गरीब होने लगी, क्योंकि टैक्स नहीं आता था। तो टैक्स नहीं आता था क्योंकि इंडस्ट्री से टैक्स आता है, एग्रीकल्चर से तो टैक्स आता नहीं है। तो उन्होंने एक नई इन्वेंशन की कि जी शराब बेचो, एक्साइज टैक्स, एक्साइज से हम पैसा कमाएंगे। उसी तरीके से पैरेलली एक तो सरकार ने कह दिया कि और कहीं से तो टैक्स आता नहीं है, इंडस्ट्री है नहीं हमारे पास, एग्रीकल्चर से टैक्स नहीं आ गया, हम शराब से टैक्स लेंगे। सो एक नशा एंटर हो गया पंजाब में बहुत बड़े लेवल पे। उसी के साथ साथ क्योंकि देयर वाज नो इंडस्ट्री, देयर वाज नो एग्रीकल्चर, देयर वाज नो सर्विस इंडस्ट्री, एंड इंटायर इंडस्ट्री वाज इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिटिशियन। तो जो दूसरे लोग थे उन्होंने जो करप्शन करके और वैसे भी पैसा बनाने के लिए दे थॉट कि ड्रग्स इज द बेस्ट वे टू डू इट। एंड अलोंग विद दैट हमारे जो बहुत अच्छे प्यारे नेबर्स हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उन्होंने भी इस मौके का बड़ा अच्छा फायदा उठाया एंड दे स्टार्टेड पुशिंग ड्रग्स इनटू पंजाब। एंड पंजाब पीपल फाउंड कि यार ये तो बड़ा ही पैसा बनाने का बड़ा ही अच्छा है कि फौज में क्यों जाना है, बाहर क्यों जाना है, खेती क्यों करनी है, इसी से हम काम चला सकते हैं। दैट्स द रीजन ड्रग्स became the mainstay of economy, both illicit drugs and also the legal drug. Legal drug is liquor, and illicit drug is all your opium and cannabis and other things. So this in nutshell is the background how from 1990 onwards, in the last 20-25 years, gradually Punjab has become a drug economy. In Punjab, the main revenue comes from legally from drugs, and also illegally it comes from drugs. मैं सिर्फ एक छोटा सा ही क्वेश्चन पूछूंगी सर। जिस तरह से आपने इतने डिटेल में ये बताया है, एक तरह से डर भी लग रहा है, क्योंकि ये तो लग रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ये इंट्रोड्यूस किया गया नशे को स्टेट में। बट अभी क्या कंडीशन है, कितना सीवियर है? क्योंकि ये बात है हमारे जनरेशन की, एक यूथ की बात हम कर रहे हैं जो कि देश की प्रगति में, डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान देता है। तो ये कितना सीवियर है अभी पंजाब में? पूनम जी, अगर आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इट इज क्वाइट severe and it's quite precarious and also dangerous. जो गवर्नमेंट के सोर्सेस से अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये कहते हैं कि 15% लोग, which means every 7th Punjabi is dependent on some substance or the other. कोई ना कोई नशा करते हैं, और कोई ना कोई नशा का मतलब कि नशे में आप शराब है, टोबैको है, फिर ओपीएम एंड इट्स डेरिवेटिव्स हैं, उसके बाद कैनबिस और उसके डेरिवेटिव्स हैं, और देन कम्स द सिंथेटिक ड्रग्स। तो एवरी 7th पंजाबी इज dependent on some sort of drug. एक स्टडी की थी अनदर यूएन ऑर्गेनाइजेशन ने पंजाब में इन वन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ देखा गया कि अगर आप 18 साल के बच्चों को देखें तो 45% of them are dependent on cannabis, 19.3 are dependent on heroin,
and 13% on injectables. इसी तरीके से एक और स्टडी हुई है जो ये कहती है कि सारे इंडिया में पंजाब में जो ओपियम कंजम्पशन है दैट्स द हाईएस्ट. So 56% consumption of opium is in Punjab in all its forms, whether जिसको आप चिट्टा कहते हैं, काला कहते हैं, पुकी कहते हैं, all everything put together. And around 45 lakhs persons, individuals are found to be in numerical strength dependent on this. But मुझे लगता है कि this is a little understated. क्योंकि हमने 11 दिन की एक एक्सटेंसिव यात्रा की थी पंजाब की, जहां हमने 45 टाउन्स में गए और हंड्रेड्स एंड विलेजेस विजिट किए. वहां पर जो मैग्नीट्यूड देखा उसमें वो हमें लगा कि ऑलमोस्ट सेकंड और थर्ड हाउस इन रूरल एरियाज इज सर्टेनली अफेक्टेड बाय दिस menace. और among young boys it is on the increase, ये बढ़ रहा है. और अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि देखा दिखाई, क्योंकि जो सोसाइटी में होता है वो सारी सोसाइटी को ही इम्पैक्ट करता है. तो इवन नाउ women are getting into drugs, so this is now getting spread to the fairer gender also. So all put together it's quite a big problem, and it has become some sort of a vicious circle. इसको आप तोड़े कहाँ से, क्योंकि the whole thing is it's linked with economy, it is linked with individual, it's with the social structures, it's linked with the religious issues, it's also linked with failure of the government to act. So that's the magnitude of the problem. थैंक यू सर. जगमोहन सर, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि फैमिलीज जो हैं वो किस तरह पंजाब में सफ़र कर रही हैं, और रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसे मशरूम्स की तरह जगह जगह खुले हैं, बट उनके ऊपर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाए जा रहे. तो फैमिलीज, जैसे आपने इतने गांव घूमे, टाउन में घूमा, तो फैमिलीज की क्या हालत है, कुछ हमको बताना चाहेंगे? थैंक यू. Bhupinder ji, when you come to the families, it has become a big social hassle. ये सामाजिक लेवल पर बहुत ही बड़ा एक डिजास्टर बनता जा रहा है, और इस डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ हमें ध्यान देना है. और इस सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर में more than the drug abuser, it is the women who are the worst sufferers. और महिलाएं जो हैं वो दो तरीके से सफ़र कर रही हैं. पहला ये है कि if their husband or their son, they become a drug addict, तो they as an outcome, तो फैमिली में ही मदर्स को बहुत डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है. अगर उनका हस्बैंड ड्रग एडिक्ट है, चाहे लिकर लेता है, चाहे कोई ओपियम लेता है, या कुछ और भी लेता है, तो एनी सब्सटेंस अब्यूज का डायरेक्ट जो वायलेंस होती है, दैट कम्स टू द विमेन एज अ वाइफ और इवन एज अ मदर. बिकॉज अगेन ड्यूरिंग आवर पर्सनल 1-to-1 experience, the women of the in the rural areas, even in the urban areas, they had come forward और उन्होंने खुद ऐसे हाथ दिखाए, ऐसे थोड़ा शर्ट उतार नीचे करके दिखाया, ये देखो हमारे यहाँ पर लाश, जो कहते हैं मारने से लाश पड़ जाती है, लाशें पड़ी हुई हैं, ब्लंट इंजरीज हैं, हमारे बच्चे, हमारे घर वाले हमें मारते हैं, हमसे पैसा मांगते हैं. एंड दिस बिकम्स अ डे टू डे suffering for them, day-to-day agony and misery for them. दूसरा है, ये है जब वो जिंदा है, कि हस्बैंड जिंदा है और जहाँ सन जिंदा है, तो उसको रोज पीटना है, उसने रोज पैसे मांगने हैं और नाम देने पे उसकी पिटाई होनी है. नाउ सेकंड इज कि जब
ड्रग अब्यूज से बेटा मर गया या हस्बैंड मर गया, that causes another problem. That problem is that these women become destitute. कहने का मतलब है उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहता है, उनके अर्निंग मेंबर्स मर गए, उनके बेटे मर गए, उनके हस्बैंड मर गए, अब उनको कौन देखे? तो बिल्कुल they become abandoned and destitute. That's the second problem. And हमें कई महिलाएं मिली जो virtually they were begging and they said कि जी हम तो अब भिखारी हैं, because मांग मांग के हमें करना पड़ता है, no one is taking care of us. Even at the societal level, ये तो हो गया घर के अंदर, घर के बाहर भी जो अब्यूज है और ड्रग के वायलेंस है, women are becoming part of the rape. They are becoming victims of violence. They are becoming victim of assault. So both within the family as well as at a societal level, bahar jab family ke bahar bhi, drugs are really creating havoc for women. एक आपने दूसरा पूछा था कि how are the rehabilitation centers? We found this is the weakest link in the entire management of this problem कि जो भी centers हैं वो बिल्कुल भी किसी तरीके से भी वो they are neither equipped with manpower. कोई भी qualified doctors जो हैं या qualified technicians हैं, कोई और medical staff है, they are not available. Second is कि जो इस पे medicines चाहिए आपको, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो भी अवेलेबल नहीं है. तीसरा ये है कि जो बजट्स चाहिए, बजटरी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट चाहिए टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ मैनेज पीपल एंड मैनेज डे टू डे अफेयर्स, मैनेज देयर मेडिसिन्स, मैनेज द स्टाफ, वो भी नहीं है. सो कुल मिला के रिहेबिलिटेशन इज एज गुड एज नॉट बीइंग देयर एंड दिस इज रियली क्रिएटिंग अ बिग प्रॉब्लम कि जो बेचारे इस प्रॉब्लम में आ गए हैं और वो अपने आप को इससे बाहर निकालना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं है. So that's a big problem and but what is the way forward for this, sir? I mean, अगर rehab centers itself are creating a menace, क्योंकि देखा जाता है कि वहां पे जो ट्रीटमेंट मिलता है वो शायद और ज्यादा लत डाल देता है नशे की रादर देन रिड्यूसिंग इट, और ऊपर से वो जिंदगी भर का एक जो टैबू भी बन जाता है. तो हाउ कैन वी ब्रिंग दोज पीपल इनटू द मेन स्ट्रीम फर्स्ट ऑफ ऑल, और हाउ डू वी मोटिवेट देम टू क्विट इट एंड ऑल्सो, क्योंकि रिहैब से मतलब तो यही होता है ना कि आई मीन यू आर एक्चुअली गिविंग देम अनदर चांस टू कम आउट ऑफ इट एंड गेट इनटू द मेन स्ट्रीम, वो अलग तरह ना पड़े रहें, दोबारा उनको लत ना लगे. तो ये कैसे हो सकता है और जी, और किस किस तरह की मतलब ड्रग्स जो हैं वो मेनली यूज होती हैं? इज इट लाइक द सेम रिहैब फॉर एवरी काइंड ऑफ ड्रग्स या अलग अलग होते हैं? किस तरह से होना चाहिए आइडियली? जैसे आप कह रहे हैं कि दिस इज द मेन इशू, और जो रिहैब सेंटर्स होते हैं मेनली जो लिकर का है दैट इज अ सेपरेट, एंड जो नॉन लिकर ड्रग्स हैं, इलिसिट ड्रग्स आप कह सकते हैं, उनके लिए अलग हैं, जो कि ओपीएम, कैनबिस वगैरह का, उनके लिए अलग होते हैं. और ये जो आपने कहा कि भी वहाँ से और भी हालत ख़राब हो जाती है कई बार, उसका रीज़न यही है कि जो एक साइंटिफिक अप्रोच चाहिए कि वहाँ पे उनको चेनों से बांध रहे हैं, उनको मारपीट कर रहे हैं, उनको यू आर ट्रीटिंग देम लाइक एनिमल्स, कोई एम्पैथी, कोई कंपैशन नहीं है. तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. और हम ड्यूरिंग आवर टूर वी हैड आल्सो डिस्कस्ड कि वहाँ के जो एम्स के डॉक्टर्स थे और बाकी डॉक्टर्स से हमने डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि अब नई
साइंटिफिक अप्रोचेस आ गई हैं जिससे हम एक इफेक्टिव इंटरवेंशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही चाहिए कि हमें बजटरी सपोर्ट चाहिए, मैन पावर चाहिए, मेडिसिन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, विच इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। दूसरा आपने कहा कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या रहती है। अब जो एक्सेप्टेबिलिटी है, देखिए, since most of them are male members of the family, तो families are very indulgent towards the drug addicts की चलिए अगर थोड़ा बहुत ठीक हो जाते हैं तो families prepared to accept them sometimes, उस पे पर्दा भी डालने की कोशिश करते हैं कि, लेकिन हमने एक बात देखी कि जो स्टिग्मेटाइजेशन है वो तो ठीक आप कह ही रहे हैं कि स्टिग्मेटाइज हो जाते हैं लोग कि ये तो यार वहाँ सेंटर में रह के आया, लेकिन मोहाली के पास न्यू चंडीगढ़ में हमने एक संस्था देखी जो मिस्टर विक्रम चलाते हैं, और वो उन्होंने हमें बताया कि वो खुद ही एक पहले इस ड्रग में प्रॉब्लम में थे, फिर वो ड्रग से बाहर आए और अब वो इफेक्टिवली अपना बिजनेस भी चलाते हैं, लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये एक काम लिया है कि दे आर हेल्पिंग अदर्स आल्सो टू कम आउट ऑफ देयर ड्रग इश्यूज एंड दे क्वाइट, आई फाउंड देम वेरी वेल ऑफ, अच्छे पढ़ा लिखे सब कुछ हैं और अच्छी बैकग्राउंड से हैं, तो ऐसी एफर्ट्स भी साथ में होनी चाहिए। और आपको याद होगा कि HIV में जब हम एड्स में इसको हैंडल करना शुरू किया था तब भी स्टिग्मे का इशू बहुत आता था कि लोग अपने आप को डिक्लेयर नहीं करते हैं कि जी हम इस प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि सोशल स्टिग्मा हो जाता है, यू गेट लेबल्ड, ब्रांडेड एंड विक्टिमाइज्ड। तो इसको डीक्रिमिनलाइजेशन करना और डीस्टिग्मेटाइजेशन करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ एक सोसाइटी का जो मैसेज है, जो सरकार को एक मैसेज देना होता है कि भाई वी आर वेरी सीरियस टू मैनेज दिस एंड टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि वो अभी इफेक्टिवली आ नहीं रहा है। अभी भी सोसाइटी में यही एक इम्प्रेशन आ रहा है, जो हमें पुलिस वालों ने भी बताया, लोगों ने भी बताया कि भाई ये करप्शन करके पॉलिटिशियन, ड्रग पेडलर्स और पुलिस का बहुत बड़ा नेक्सस है, जो सिर्फ दिखाने के लिए, ब्राउनी पॉइंट्स के लिए थोड़ा बहुत दिखा देते हैं कि इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, कोई विल पावर नहीं है और इंटेंशन भी नहीं है कि इसको जरा जोर से तोड़ा जाए, क्योंकि पैसा इसमें इतना है। तो दैट इज वेरी वरीसम, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि ये बहुत बड़ा विशियस सर्कल है, इसको तोड़ना कैसे है, फिर कैसे किया जाए, तो इस बारे में हमें विचार करने की जरूरत है। जगमोहन सर, आपको जैसे कि हम सबको पता है कि ये जो ड्रग्स का है सिस्टम, ये बॉर्डर पार से भी काफ़ी इनटेक इसकी आती है, और रिसेंट टाइम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने BSF को 50 किलोमीटर का एरिया जो है कोऑर्डिनेट सर्च के लिए दिया है। तो आपको लगता है कि इससे लोकल पुलिस की जो कार्रवाई वो करते थे ड्रग्स पकड़ने पर, उस पे एक नकेल कसी जाएगी और थोड़ा जो बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर नार्को टेररिज्म है उसके ऊपर कहीं ना कहीं BSF की हेल्प से कंट्रोल करने की कोशिश सेंटर कर रहा है? भूपिंदर जी, हमारा जो देश है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और इसका हमें बहुत ही एक वी फील प्राउड ऑफ इट कि भाई 47 में लोग सब कहते थे कि ये तो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगी डेमोक्रेसी आपकी, आप डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, आप चला नहीं पाएंगे, एटसेट्रा, लेकिन वी हैव प्रूवन टू बी वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, मोस्ट स्टेबल एंड द लार्जेस्ट। लेकिन एक जो शब्द यूज होता है नेगेटिव सेंस में, राजनीति, राजनीतिकरण जिसको आप बोलते हैं, जैसे हम नेगेटिवली बोलते हैं ना कि यार तू पॉलिटिक्स कर रहा है मेरे से, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है इस मुद्दे को जो आपने रेज किया है, इसको टैकल करने का। उसको मैं बताता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, जो नार्को टेररिज्म है, विच नार्को टेररिज्म मीन्स व्हाट, कि भाई ड्रग्स से पैसा बनेगा, पैसे से
टेररिज्म को फंडिंग किया जाएगा। और टेररिज्म को फंडिंग कैसे करते हैं? आप हथियार खरीदते हैं, AK-47 खरीदते हैं, आप IED खरीदते हैं, आप बाकी कुछ करते हैं, तो दैट बिकम्स ड्रग नार्कोटिक्स। सो ड्रग्स के पैसे से टेररिज्म को फंड करना, फाइनेंस करना। और ये एक फैक्ट है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान एक ईवल एक्सिस है और हमारे संबंध पाकिस्तान से अच्छे नहीं हैं, तो वो ड्रग्स के साथ बहुत सारे हथियार भी इधर फेंकते हैं। AK-47 फेंकते हैं, IED फेंकते हैं, ड्रोन्स के से फेंकते हैं, और उनके साथ ही ड्रग्स फेंकते हैं, और उसके साथ भी जो काउंटरफीट करेंसी भी कई बार होती है वो भी फेंकते हैं। सो इसका कोई शक नहीं है कि ट्रांस बॉर्डर ये ड्रग्स और वेपन्स और टेररिज्म इन्फिल्ट्रेट होता है। अब आपने कहा कि जो 50 किलोमीटर का बॉर्डर BSF को दिया गया, ये जरूर इफेक्टिव होना चाहिए, हो रहा है कि नहीं? यस, होना चाहिए, और इसीलिए किया गया। लेकिन नाउ कम्स द इशू ऑफ पॉलिटिक्स, नाउ कम्स द क्वेश्चन ऑफ राजनीतिकरण। वो राजनीतिकरण क्या है कि जब आप ये देखें कि पंजाब में मेरी जो सरकार है वो किसी और पार्टी से है, और BSF जो है वो सेंटर की है, और सेंटर किसी और पार्टी से रूल कर रहा है, इसलिए मैं इसको कामयाब नहीं होने दूंगा, या मैं इससे क्रिटिसाइज करूंगा, या मैं इसमें कुछ ना कुछ लूप होल बनाऊंगा, सिर्फ इसलिए कि मैं कह सकूं कि जो आपने BSF पे बॉर्डर लगाया, बॉर्डर को सिक्योर करने की कोशिश की, उसमें ये कमियां रह गई हैं, जस्ट टू शो डाउन ईच अदर। तो ये पॉलिटिक्स में हम जितना इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, जितना तालमेल लोकल पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में होना चाहिए, उतना देखा नहीं जा रहा है। और ये भी एक कारण हो रहा है कि हम स्टिल वी आर हैविंग पोरस लीकिंग borders because of this problem of politics, one party another against. We do not consider, जिसको हम नेशनलिज्म कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, उनको हम दरकिनारे कर देते हैं और राजनीति को ऊपर लेके आ जाते हैं। ये बहुत ही दुखदायक बात है। राइट सर, आपने आई थिंक सभी एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया सर। थैंक यू फॉर दैट। आई थिंक वी विल like to now maybe close with a final comment from you, and I would like to know what is the way forward, sir? I mean, challenges hain, issues hain, but still we have to continue the fight. So आपके क्या plans हैं इस दिशा में? कैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प ले सकते हैं, कैसे स्टेट गवर्नमेंट से हेल्प ले सकते हैं, so that I mean we keep trying and pushing this matter to save Punjab, basically save our youth. So yeah, if you could just tell us a bit about that, sir. तो अमित जी, मेरा ये सोचना है, और rather मेरा ये विश्वास है कि कोई अकेला, हालांकि अकेला चलो रे एक नारा है जो माननीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया कि और कोई चले ना चले तो आप तो चलते जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी अकेला, मैं या एनीवन एल्स कैन नॉट हैव अ वेरी इम्पैक्टफुल इंटरवेंशन जब तक हम इसको एक सोसाइटल कॉज नहीं बना लेते। और एक लास्ट विंडो बची है, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आप आदमियों से बात करो तो कई चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं, और कोई बात नहीं जी, शराब तो कोई इशू ही नहीं है, उससे क्या होता है, चलने देना चाहिए, हम तो अफीम, ओपनली वो कहते हैं जी अफीम तो पंजाब में कोई इशू नहीं है, अफीम का तो आप यहाँ अलाउ कर दीजिए, यहाँ उगाना शुरू कर देंगे और हम वो कहते हैं सेहत के लिए अच्छी होती है। हाँ, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आदमी को तो ये रवैया हो गया, तो ये बीच में से निकल गए। अब ओनली विंडो लेफ्ट इज विमेन, बिकॉज एक तो वो
इससे अफेक्टेड नहीं है अभी, मतलब एज आई टोल्ड यू हार्डली 1% ऑफ देम आर हैविंग ड्रग्स। सेकेंडली दे आर द वर्स्ट सफरर्स, कि वायलेंस उनको होती है विद इन फैमिली ऑल्सो और आउटसाइड द फैमिली ऑल्सो। तो अगर हम कुछ एक ऐसी मूवमेंट बना दें और महिलाओं को इसको आगे लेके आएं और वो इसको लीड करें, मुझे लगता है कि जैसे आपको याद होगा कि चिपको मूवमेंट हुई थी, जहां पर पेड़ काटने पर महिलाओं ने पेड़ों को ऐसे हक किया था कि अगर आपको काटना है तो पहले हमें काटिए, फिर इसको काटिए। और ये बहुगुना जी की उत्तराखंड में बहुत बड़ी चिपको मूवमेंट, सक्सेसफुल मूवमेंट हुई थी। तो क्या हम अमित जी आपकी तरह पूनम जी को, भूपिंदर जी को, बाकी मीडिया को लेकर इस तरीके की एक मूवमेंट बनाएं जहां महिलाएं आगे आके कहें कि नहीं जी, हमें घर में बोतल नहीं हम आने देंगे हम, क्योंकि आपको पता होगा कि पॉलिटिशियन एक चीज से डरता है, एक ही चीज से, और वो है वोट। सिर्फ वो वोट से डरता है। अगर उसको ये पता चल जाए कि 50% महिलाएं मुझे वोट नहीं पहने डालेंगी क्योंकि ये चीज पे वो नाराज हैं, तो इस पे वो एक अंकुश लग सकता है। सेकेंडली, मैं ये चाहता हूं कि अगेन अगर कंसेंसस बनाया जाए और हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएं और वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PAL वगैरह लगाएं और कोशिश करें कि भाई इन चीज़ों पर स्टेट गवर्नमेंट को आप डायरेक्शंस दें, बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ये दूसरा है। तीसरा है कि जैसे आपने कहा कि इवन एज सिटीजन्स वी मस्ट गो टू द आवर ओन वोट गवर्नमेंट्स, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, और उसमें हमने बनाया भी है रिप्रेजेंटेशन, और उसको हम देना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनको, या बाकी जो मिनिस्टर, कंसर्न मिनिस्टर, जो वेलफेयर मिनिस्टर होते हैं, वो ड्रग्स को डील करते हैं, तो उनको हम जरूर रिप्रेजेंटेशन देना चाहेंगे। लेकिन ये कुछ एक कॉन्टिन्यूस होना चाहिए कि लोग ये भूले ना, ये मुद्दा भूले ना, और नो वन शुड बी एबल टू स्वीप इट अंडर द कारपेट। अगर ऐसा कुछ हो सके तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। सर एक अमित जी, एक लास्ट, मेरी आवाज अगर क्लियर है तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि सर आप बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इस समाज सुधार के लिए, और अगर कुछ लोग आपसे जुड़ना चाहें, क्योंकि कंसर्न तो सभी के मन में है, जिसको भी पंजाब से प्यार है या इस देश से प्यार है, वो इस बारे में बहुत चिंतित है। कुछ लोग आगे आके करना भी चाहते हैं, पर उन्हें मालूम नहीं होता है कि कहाँ जाएं, किससे बात करें, या वो किस तरह से योगदान दे सकते हैं। आप बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इसमें। आपके साथ अगर कोई जुड़ना चाहे आपके इस मिशन में, तो वो कैसे हो सकता है, ये भी एक बार गाइड कर दीजिए, क्योंकि हम आपके साथ जुड़ करके स्पेसेस के थ्रू, अपनी वॉइस के थ्रू ये बात आगे ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि लोग जुड़ें और ये फाइट, लेट्स फाइट अगेंस्ट दिस ड्रग अब्यूज इन पंजाब। तो इसके लिए आप अगर थोड़ा सा गाइड करें, ताकि हमारे जो जो व्यूअर्स हैं जी, जो ये देखें, उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिले कि वो क्या कर सकते हैं, कैसे आ सकते हैं आगे। जी पूनम जी, इसका एक तो यही तरीका है कि जैसे मैंने कहा कि हम PAL लगाएंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाएंगे सपोज, तो उस समय भी हम अमित जी से, बाकियों से आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी हमें लोगों से हमारे साथ जुड़वाएं और उनसे आप इंडोर्समेंट सिग्नेचर्स लेके दें, क्योंकि आपको पता होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जितने लोग कहेंगे उतना उस लिटिगेशन में वेट पड़ता है कि यस, बहुत लोग इसको चाहते हैं कि इसको ऐसा करिए जाए, दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो मैं 10-15 दिन में अमित जी के पास वापस आऊंगा और उनसे मैं फिर कहूंगा कि ये हमारी PAL रेडी हो गई है, अब हमें इंडोर्समेंट्स लेके दें। सेकेंडली, जैसे अभी हमने यात्रा निकाली थी, ऐसे इवेंट्स हम और भी करेंगे, और हर इवेंट पे अगेन आई विल इन्फॉर्म अमित जी, एंड ऑल्सो हमारा ट्विटर भी आप देख सकते हैं, मेरा ट्विटर ID भी देख सकते हैं, उसके उस पर भी हम ट्वीट भी करेंगे। हम
पूरी तरीके से इसकी पब्लिसिटी भी करेंगे और हमारा अपना वेबसाइट भी है, उस पे भी हम चलेंगे। हमने ये भी कहा था कि जरूरत पड़ी तो हमें फास्ट भी रखने हैं, पब्लिक फास्ट भी करने हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस भी करनी है, तो इस तरीके से इसको मूवमेंट बनाया जा सकता है। और रादर आई विल बी वेरी हैप्पी पूनम जी अगर आप हमारी हेल्प करें और विमेन को मोटिवेट करके आगे लेके आए। और मुझे एब्सोल्युटली आई एम कन्विंस्ड कि दिस कैन बी डन, इसमें कोई इशू नहीं है, सिर्फ यही है कि डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और परसिवियरेंस होनी चाहिए और थोड़ी सी पेशेंस होनी चाहिए। जी बिल्कुल सर। जी सर हमारा साथ आपके हम पूरी तरह से आपके साथ हैं और पूरा सहयोग रहेगा। दिस इज एन इशू विच इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स। ज़रूरत है ऐसे इनिशिएटिव्स की, तो आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। आई थिंक यहाँ पे हम क्लोज करना चाहेंगे, बट वी विल डेफिनेटली फॉलो अप ऑन दीज वंस। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जगमोहन सर। मैं अपने दर्शकों से थोड़ा सा अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारा जो YouTube चैनल है टीम न्यूज़ आवर के नाम से, उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी फीडबैक दीजिए कमेंट्स में, और हमारे साथ ट्विटर पे स्पेसेस पे भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो एक माध्यम है जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, जिससे कि ज़मीन से जुड़े लोग बात कर सकें with the people who are who have the authority, या एक कनेक्शन का माध्यम बन सके। सो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। हम और भी बहुत अच्छे कंटेंट्स के साथ और समाज के लिए जो ज़रूरी हैं उन मुद्दों के साथ वापस जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्ते। थैंक यू जगमोहन जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू जगमोहन सर। जय हिंद, जय भारत।